जब हम हैकर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के लिए तस्वीर वही पुरानी है। कौन सी? वो हुडी वाली हाँ है। बिल्कुल, एक अंधेरे कमरे में हुडी पहने कोई शख्स जिसका चेहरा कीबोर्ड की हरी रोशनी से चमक रहा है। एक तरह का डिजिटल विलन। और ये तस्वीर जितनी फिल्मी है उतनी ही अधूरी भी है। अधूरी क्यों? क्योंकि असलियत में हैकर शब्द एक बहुत बड़े छाते की तरह है, जिसके नीचे जासूस भी हैं, अपराधी भी, एक्टिविस्ट भी और प्रोफेशनल्स भी। बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स भी उसी छाते के नीचे खड़े हैं। इन सब का काम करने का तरीका शायद एक जैसा हो, लेकिन इनकी दुनिया, इनके मकसद और इनके इरादे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सही बात है। और आज हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इसी छाते के नीचे छिपे अलग अलग चेहरों को समझने में हमारी मदद करेगा। तो आज हमारा मिशन है हैकिंग की दुनिया को सिर्फ अच्छे या बुरे के चश्मे से नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की तरह समझना। हाँ, और ये जानना कि अलग अलग हैकर्स की नीयत क्या होती है और वो काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। हैकिंग का जो हुनर है, जो स्किल है, वो अपने आप में एक न्यूट्रल टूल है, जैसे एक हथौड़ा। अच्छा। अब आप उस हथौड़े से किसी का घर बनाते हैं या किसी की खिड़की तोड़ते हैं, ये हथौड़े पर नहीं, चलाने वाले के इरादे पर निर्भर करता है। मतलब नीयत सबसे जरूरी है। बिल्कुल। आज हम इसी इरादे यानी नीयत की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि यही वो चीज है जो एक हैकर को दूसरे से अलग करती है। ठीक है, तो चलिए इस दुनिया को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन क्लासिक किरदारों से शुरू करते हैं जिनके बारे में सबने सुना है, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर्स। हाँ, व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें हम आमतौर पर अच्छे हैकर्स या एथिकल हैकर्स कहते हैं। हाँ, अच्छे कह सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें पेशेवर कहना ज्यादा पसंद करूंगा। पेशेवर, प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अच्छे इरादे वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो एक बहुत ही सख्त नैतिक कोड और एक कानूनी दायरे में काम करते हैं। अच्छा होना एक भावना है, पेशेवर होना एक अनुशासन है, और यही इनका सबसे बड़ा फर्क है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो ये पेशेवर करते क्या है? मतलब एक व्हाइट हैट हैकर का दिन कैसा होता होगा? सोचिए, एक बड़ी कंपनी उन्हें लाखों रुपए देती है। किस लिए? सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि उनके सिस्टम में कहां-कहां कमजोरियां हैं। वो बिल्कुल एक चोर की तरह सोचते हैं, पर उनका मकसद चोरी करना नहीं, बल्कि उन सभी रास्तों को बंद करना होता है जहां से असली चोर घुस सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह की टेस्टिंग हुई। हाँ, इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। वो कंपनी की इजाजत से उन पर हमला करते हैं, कमियां ढूंढते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाकर बताते हैं कि इन दरवाजों को कैसे बंद किया जाए। और आजकल ये बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। कंपनियां अपने सिस्टम में कमी ढूंढने वालों को इनाम देती हैं। मतलब ये साइबर सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं। तो फिर सिक्के का दूसरा पहलू, ब्लैक हैट हैकर्स, ये असली विलेन हुए। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो उसी हुनर का इस्तेमाल बिना इजाजत अपने निजी फायदे या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। और इनका भी अपना एक इकोसिस्टम है। हाँ, और बहुत बड़ा। डार्क वेब पर इनके अपने बाजार हैं, जहां चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट्स और निजी जानकारी सब कुछ खरीदा बेचा जाता है। और आजकल जो हम रैंसमवेयर अटैक के बारे में इतना सुनते हैं, जहां किसी कंपनी का पूरा डेटा लॉक कर दिया जाता है और फिरौती मांगी जाती है, वो भी इन्हीं का काम है। हाँ, और ये अब रैंसमवेयर एज अ सर्विस बन चुका है। सर्विस मतलब अब आपको खुद एक बड़ा हैकर होने की जरूरत नहीं। आप डार्क वेब पर जाकर किसी ब्लैक हैट ग्रुप से ये सर्विस खरीद सकते हैं। वो आपके लिए हमला कर देंगे और मुनाफे में अपना हिस्सा ले लेंगे। ये एक पूरी तरह से संगठित अपराध की दुनिया है। व्हाइट और ब्लैक, ये तो एकदम साफ है। एक रक्षक, दूसरा अपराधी। लेकिन मैंने सुना है कि एक ग्रे एरिया भी है। यहीं पर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये नाम ही अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और उनका काम भी उतना ही कंफ्यूजिंग है। ग्रे हैट हैकर वो है जो बिना इजाजत के किसी सिस्टम में कमी तो ढूंढता है, लेकिन उसका इरादा ब्लैक हैट की तरह नुकसान पहुंचाना नहीं होता। तो फिर इरादा क्या होता है? वो बस अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है, या फिर दुनिया को बताना चाहता है कि देखो, ये सिस्टम सुरक्षित नहीं है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। अगर कोई बिना पूछे मेरे घर में घुसकर मुझे बताए कि तुम्हारा ताला कमजोर है, तो मैं उसे धन्यवाद दूंगी या पुलिस को बुलाऊंगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तो कानूनी तौर पे ये कितना खतरनाक है? कंपनियां ऐसे लोगों को कैसे देखती हैं? एक मददगार के तौर पर या एक खतरा? यही ग्रे हैट हैकिंग की सबसे बड़ी दुविधा है।
कानूनी तौर पे बिना इजाजत किसी के सिस्टम में घुसना अपराध है, चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन कुछ कंपनियां तो इनाम भी देती हैं। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसे लोगों की मदद की सराहना करती हैं और उन्हें इनाम भी देती हैं। लेकिन कई कंपनियां इसे एक खतरे की तरह देखती हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर देती हैं। तो ग्रे हैट हैकर हमेशा एक तलवार की धार पर चलता है। उसका इरादा तो अच्छा होता है, लेकिन तरीका उसे जेल पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वाइट, ब्लैक और ग्रे हैट्स की दुनिया तो नियत और इजाजत के आसपास घूमती है। लेकिन क्या हैकिंग हमेशा निजी फायदे या सुरक्षा के लिए ही होती है? मैंने सुना है कि कुछ लोग इसे एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। और यहीं से हम हैकिंग की दुनिया के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां मकसद पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि एक विचारधारा होती है। दुनिया के क्रांतिकारी हुए? एक तरह से हाँ। ये अपने किसी राजनीतिक, सामाजिक या वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं। मतलब कीबोर्ड ही इनका मंच है? बिल्कुल। इनके लिए कीबोर्ड ही इनका विरोध प्रदर्शन करने का मंच है। जैसे अगर ये किसी कंपनी की पर्यावरण नीतियों से नाराज हैं, तो ये उसकी वेबसाइट को हैक करके उस पर अपना संदेश डाल देंगे। अच्छा, जिसे वेबसाइट डीफेसमेंट कहते हैं। हाँ, या फिर जैसा कि हमने कुछ मामलों में देखा है, ये किसी सरकारी एजेंसी के गोपनीय दस्तावेज लीक कर देते हैं ताकि उनकी कथित गलत नीतियों का पर्दाफाश हो सके। या किसी वेबसाइट को डाउन कर देना। बिल्कुल। किसी वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि वो क्रैश हो जाए, जिसे डीडॉस अटैक कहते हैं। यहाँ उनके लिए अपना संदेश पहुंचाना कानून का पालन करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो खुद को अपराधी नहीं समझते। नहीं, वो खुद को एक बड़े मकसद के लिए लड़ने वाला सिपाही मानते हैं। इसी मकसद वाली कैटेगरी में एक और बहुत ही गंभीर प्रकार का हैकर है, जिसके बारे में सुनकर लगता है कि हम किसी जासूसी फिल्म की बात कर रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। ये वो हैं जिन्हें किसी देश की सरकार का समर्थन मिलता है। इन्हें आप डिजिटल दुनिया के जेम्स बॉन्ड समझ सकते हैं, लेकिन बिना किसी ग्लैमर के। मतलब? ये लोग सुबह 9 से 5 की नौकरी करते हैं, एक सरकारी दफ्तर में बैठते हैं और उनका काम होता है दूसरे देशों के पावर ग्रिड का नक्शा तैयार करना। क्या? या उनके रक्षा मंत्रालय के नेटवर्क में चुपके से एक डिजिटल दरवाजा बना देना। तो ये साइबर जासूसी हुई। जासूसी से भी कहीं बढ़कर ये साइबर युद्ध की तैयारी करते हैं। साइबर युद्ध? हाँ, ये समूह, जिन्हें अक्सर एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स या ईपीटीज कहा जाता है, बहुत धैर्य से काम करते हैं। वो किसी सिस्टम में घुसकर सालों तक चुपचाप बैठे रह सकते हैं। सालों तक? हाँ, बस जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। और जब आदेश मिलता है तो वो एक बटन दबाकर किसी देश के बैंकिंग सिस्टम को ठप कर सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। वो उनके सैटेलाइट्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं या पूरे शहर की बिजली गुल कर सकते हैं। इनके पास एक पूरे देश के संसाधन, पैसा और तकनीक होती है। यही बात इन्हें सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक बनाती है। ये तो वाकई डरावना है। तो एक तरफ हैक्टिविस्ट हैं जो एक संदेश के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो एक देश के लिए। अब जरा उन हैकर्स पर ध्यान देते हैं जो स्किल और पहुंच के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है। और इसमें पहला नाम बड़ा मजेदार है, स्क्रिप्ट किडी। हाँ, ये हैकिंग की दुनिया के नौसिखे हैं। इन्हें हैकर कहना भी सही है क्या? टूल्स और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे किसी ने YouTube पर कोई वीडियो देखा, किसी का वाईफाई कैसे हैक करें जैसा कुछ, और वहां से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने पड़ोसी पर आजमा लिया। बिल्कुल यही। ये अक्सर अपनी काबिलियत दिखाने, दोस्तों के बीच हवा बनाने या सिर्फ मजे के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो क्या? भले ही इनके पास स्किल सबसे कम हो, लेकिन इनसे होने वाला जोखिम बहुत ज्यादा हो सकता है। वो कैसे? अगर स्किल नहीं है तो बड़ा नुकसान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वे जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके परिणामों को पूरी तरह समझते नहीं हैं, और यहीं पर असली खतरा है। मतलब अनजाने में ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। हाँ, ये हैकिंग के लोकतांत्रिकरण का एक खतरनाक साइड इफेक्ट है। पहले साइबर हमले के लिए बहुत गहरी तकनीकी जानकारी चाहिए होती थी, लेकिन आज कोई भी नाराज किशोर एक पावरफुल टूल डाउनलोड करके किसी छोटे बिजनेस की वेबसाइट को घंटों के लिए बंद कर सकता है। और ये पकड़े भी आसानी से जाते होंगे? बहुत आसानी से। ये अपने डिजिटल निशान छोड़ जाते हैं। तो ये तो हुई कम स्किल की बात। अब उस हैकर की बात करते हैं जिसके पास स्किल शायद हो ना हो, लेकिन उसके पास वो चीज है जो किसी बाहरी हैकर के पास नहीं होती, पहुंच, एक्सेस। और ये है इनसाइडर हैकर। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, अंदर का दुश्मन। और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अगर किसी एक चीज से कंपनियों के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की नींद उड़ती है तो वो यही है, इनसाइडर थ्रेट। ये कौन होते हैं? ये कंपनी के मौजूदा या पूर्व कर्मचारी होते हैं।
सोचिए, एक बाहरी हैकर को आपकी कंपनी की डिजिटल दीवार यानी फायरवॉल को तोड़ने में महीनों लग सकते हैं। हाँ। लेकिन एक इनसाइडर के पास तो पहले से ही दरवाजे की चाबी है, वो पहले से ही दीवार के अंदर है। और इसके पीछे की वजह क्या होती है? पैसा या बदला? दोनों हो सकते हैं। हो सकता है किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया हो और वो बदला लेना चाहता हो, या फिर उसे पैसों का लालच दिया गया हो। इसका कोई उदाहरण? एक क्लासिक उदाहरण है, किसी कर्मचारी ने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स का डेटा या किसी नए प्रोडक्ट का डिजाइन किसी प्रतियोगी कंपनी को लाखों रुपए में बेच दिया। ओ, ये सिर्फ डेटा की चोरी नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप बाहरी हमलों से तो बच सकते हैं, लेकिन उस इंसान से कैसे बचेंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं? ये तो बहुत ही अहम बात है। चलिए अब हमारे आखिरी प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो असल में इंसान है ही नहीं। अच्छा। ये है बॉट या ऑटोमेटेड हैकर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इन्हें आप साइबर हमलों की रोबोटिक सेना कह सकते हैं। रोबोटिक सेना? हाँ, ये इंसानों की तरह सोचते या योजना नहीं बनाते, ये बस दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन ऐसी गति और पैमाने पर जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। तो इनके काम करने का तरीका क्या होता है? इनके हथियार क्या हैं? इनके दो सबसे बड़े हथियार हैं, गति और पैमाना, स्पीड और स्केल। जैसे एक आम हमला होता है ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें एक अकाउंट पर हजारों लाखों पासवर्ड कॉम्बिनेशंस आजमाए जाते हैं जब तक कि सही वाला मिल ना जाए। ये तो बहुत समय लेगा। एक इंसान ये काम करेगा तो शायद सालों लग जाएं। एक बॉटनेट यानी हजारों बॉट्स का झुंड ये काम मिनटों में कर सकता है। मिनटों में? हाँ, या फिर क्रेडेंशियल स्टफिंग, जहां बॉट्स किसी एक वेबसाइट से लीक हुए यूजरनेम और पासवर्ड को इंटरनेट की हजारों दूसरी वेबसाइट्स पर आजमाते हैं, इस उम्मीद में कि लोग एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। हाँ, ये तो है। बिल्कुल, इसीलिए ये बॉट्स इतने कामयाब होते हैं। इन्हें आप इंटरनेट के वे अदृश्य कीड़े मकोड़े समझ सकते हैं जो 24 घंटे 7 दिन हर डिजिटल दरवाजे और खिड़की को खटखटाते रहते हैं, एक कमजोर कड़ी की तलाश में। तो हमने आज हैकिंग की दुनिया के कई अलग अलग किरदारों को देखा। चलिए एक बार जल्दी से इन सभी 8 प्रकारों को दोहरा लेते हैं, जैसा कि हमारे सोर्स में एक बहुत अच्छी 1 लाइन समरी दी गई है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सबसे पहले व्हाइट हैट, ये है कानूनी रक्षक। सही। फिर है ब्लैक हैट, ये है अपराधी। अरे बिल्कुल। इनके बीच में है ग्रे हैट, नैतिक पर जोखिम भरे। हाँ, हमेशा तलवार की धार पर। फिर आते हैं हैक्टिविस्ट, किसी कारण के लिए लड़ने वाले। स्क्रिप्ट किडी, सिर्फ टूल यूजर। नौसिखिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड, सरकार समर्थित। डिजिटल जासूस। इनसाइडर, भरोसेमंद हमलावर। सबसे खतरनाक। और आखिर में बॉट हैकर, स्वचालित हमलावर। हाँ, रोबोटिक सेना। इस पूरी बातचीत का सार कहाँ छिपा है? मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का सार उस एक गोल्डन लाइन में छिपा है जो हमारे सोर्स में दी गई है, और वो ये है, स्किल वही होती है, नियत अलग होती है, और वही हैकर का प्रकार तय करती है। बहुत खूब। ये बात सिर्फ हैकिंग पर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के हर पहलू पर लागू होती है। टेक्नोलॉजी अपने आप में तटस्थ है, उसका उपयोग करने वाले का इरादा ही सब कुछ निर्धारित करता है। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद जब भी कोई हैकर शब्द सुनेगा तो उसके दिमाग में सिर्फ एक हुडी वाली तस्वीर नहीं, बल्कि ये सभी अलग अलग चेहरे और इरादे आएंगे। हाँ। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, इसके पीछे कई अलग अलग कहानियां और मकसद छिपे हैं। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज की बातचीत में ये बात बार बार सामने आई कि शायद सबसे खतरनाक हमलावर इनसाइडर यानी अंदर का व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसे हमारी सबसे कीमती चीज हासिल होती है, हमारा भरोसा। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम बाहरी खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस और फायरवॉल पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी डिजिटल दुनिया में हम किसे और कितना भरोसा सौंप रहे हैं? क्या सबसे बड़ा खतरा वो तो नहीं जिसके पास पहले से ही हमारे सिस्टम की चाबियां हैं?